आप सभी लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आप सभी को पता होगा कि एनसीईआरटी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, चाहे वो सीबीएसई का हो या बिहार बोर्ड का हो या कोई अदर भी बोर्ड का हो। उसमें एनसीईआरटी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्लास 10th के एक टॉपिक को मैं डिस्कस कर दूँ, जिससे काफ़ी सारे बच्चों को हेल्प मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पथ इंस्टीट्यूट। मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ क्लास 10th के केमिस्ट्री का एक टॉपिक, जो हमारा होने वाला है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं, ये हम लोग का टॉपिक है। इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे और डिटेल से समझने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे टॉपिक का इंट्रोडक्शन किया है, जिसमें मैंने डिस्क्राइब किया है कुछ चीज़ें। इन आवर डेली लाइफ वी हैव सीन मेनी चेंजेस इन आवर सराउंडिंग। हम लोग अपने डेली लाइफ में अगर थोड़ा सा भी गौर करें, ध्यान दें, तो देखेंगे कि आसपास में चीज़ें ना काफ़ी बदल रही हैं। इन दिस चेंजेस सम आर फिजिकल एंड सम आर केमिकल। और इन जिसको हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हम लोग पाएंगे कि कुछ जो चेंज होते हैं वो फिजिकल होते हैं और कुछ केमिकल होते हैं। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है, मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है, आप लोगों ने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो सबसे पहले मैं फिजिकल चेंज के बारे में बता दूं। ऑल द चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड ओनली चेंज ऑफ शेप, साइज एंड स्टेट टेक प्लेस, दैट इज टीयरिंग ऑफ पेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस। वैसा सभी चेंज जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस तो नहीं बनता है, लेकिन जो पुराना सब्सटेंस है उसका शेप, साइज और स्टेट चेंज हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास पानी है, आपने उसे फ्रिज में रख दिया तो क्या होगा, जम जाएगा और बर्फ़ बन जाएगा, सॉलिड स्टेट में चला जाएगा, चेंज ऑफ स्टेट हुआ। आपके पास एक पेपर का बड़ा सा टुकड़ा है, उसको आपने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया या फाड़ दिया, जैसे टीयर कर दिया, तो ये क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। नेक्स्ट हम लोग का है केमिकल चेंज। ऑल द चेंजेस इन विच न्यू फॉर्म सब्सटेंसेस टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। तो ऐसे सभी चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस बने और जो नया सब्सटेंस बना है पहले वाले सब्सटेंस से कम्प्लीटली डिफरेंट हो। इसका एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर हम लोग कागज़ को बर्न कर दें तो वो केमिकल चेंज होगा। जंग लगना केमिकल चेंज है। खाना का पकना केमिकल चेंज है। आप ध्यान रखिएगा, कहीं पे भी अगर आग लग रहा है ना, तो वो आपका केमिकल चेंज में चला जाएगा। उसका नोट में मैंने एक पॉइंट डाला है, वेन एवर द केमिकल चेंज टेक प्लेस अ केमिकल रिएक्शन अकर। जहाँ कहीं भी केमिकल चेंज होता है वहाँ केमिकल रिएक्शन ज़रूर होता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स डाला है केमिकल रिएक्शन का। कहीं पे भी अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे पता चलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। आपको 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। व्हेन केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस फॉलोइंग चेंजेस हैव बीन सीन। आपको अगर पूछ दिया डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो आपको इसी तरह से लिखना है, व्हेन केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस फॉलोइंग चेंजेस हैव बीन सीन या फॉलोइंग चेंजेस टेक प्लेस। उसके बाद हम लोग चेंजेस लिख देंगे। सबसे पहला है चेंज इन स्टेट, दूसरा है चेंज इन कलर, तीसरा है चेंज इन टेम्परेचर और लास्ट हम लोग का एवोल्यूशन ऑफ गैस। जहाँ कहीं भी केमिकल चेंज होता है वहाँ पे स्टेट बदलता है, सॉलिड लिक्विड गैस में, कलर में चेंज होता है, टेम्परेचर में चेंज होता है और गैस का रिलीज़ करता है वहाँ पे। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, सबसे पहला है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन ऑक्सीजन। मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन गैस के हेल्प से बर्न किए तो वहाँ पे बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसा कि आप रिएक्शन में देख पा रहे हैं। उसके बाद व्हेन मैग्नीशियम, यहाँ पे मैंने इसे डिफाइन किया है, व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न विथ ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म विच इज़ वाइट पाउडरी सब्सटेंस। अब आपको पूछ सकता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है किस तरह का सब्सटेंस है, या व्हाट हैपन करके पूछ देता है। व्हाट हैपन व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न विथ ऑक्सीजन, तो हम लोग को लिखना होगा व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न विथ ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड विच इज़ वाइट कलर पाउडरी सब्सटेंस। ठीक है। यहाँ पे नोट में मैंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट डाला है, जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन में। मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन वेल बिफोर द बर्निंग। ठीक है। ये आपके इंटेक्स में भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि क्यों मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे अच्छी तरह से क्लीन किया जाता है। तो यहाँ पे रीजन है, इट इज़ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट। मैग्नीशियम जो होता है वेरी रिएक्टिव एलिमेंट है, एंड इफ इज एक्सपोज इन एयर देन इट रिएक्ट विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड फॉर्म अ लेयर ऑफ MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड ड्यू टू दिस रीजन वी डोंट गेट डिज़ायर रिजल्ट, सो इट शुड बी क्लीन। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मैग्नीशियम एक बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, और जब इसको हम लोग काफ़ी दिनों के लिए छोड़ देते हैं तो ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन मौजूद होता है उसके साथ रिएक्ट कर लेता है, और रिएक्ट करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बना लेता है, और उसको फर्दर अगर हम दोबारा रिएक्शन करते हैं, उसको जलाते हैं ऑक्सीजन में, तो जो डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक्स मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो इसी से बचने के लिए हम लोग उसको पहले क्या करते हैं, क्लीन करते हैं बढ़िया से।
उसके बाद है रिएक्शन ऑफ लीड नाइट्रेट विथ पोटासियम आयोडाइड, ठीक है। यहाँ पे है PbNO3 लीड नाइट्रेट है जिसका कलर वाइट है। उसके बाद पोटासियम आयोडाइड है, इसका भी कलर वाइट है। उसके बाद बन गया लीड आयोडाइड, इसका कलर येलो हो गया। और KNO3 जिसको हम लोग पोटासियम नाइट्रेट बोले, इसका भी कलर वाइट रहेगा, ठीक है। उसी तरह से और कुछ रिएक्शन है। जिंक रिएक्ट विथ HCl एंड H2SO4। जिंक हम लोग का रिएक्ट करेगा जब HCl से तो जिंक क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। और जिंक जब रिएक्ट करेगा H2SO4 से तो ZnSO4 बनाएगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। When zinc react with acid, that is HCl and H2SO4, then metallic salt is formed and hydrogen gas is released। आपको पूछ सकता है एग्जाम में इस तरह से, what happen when zinc react with acid या zinc react with HCl और H2SO4, तो हम लोग लिखेंगे when zinc react with acid, that is HCl और H2SO4, then metallic salt, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जिंक क्लोराइड और जिंक सल्फेट बन रहा है जो कि मेटेलिक साल्ट है, इस फॉर्म्ड एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेट। अब देखिए वर्ड इक्वेशन है, जब रिएक्शन होता है केमिकल रिएक्शन तो उसको हम लोग वर्ड में कैसे लिख सकते हैं। दिस इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ वर्ड। जैसे देखिए कार्बन को हम लोगों ने ऊपर लिखा है C, उसके लिए हम लोग वर्ड में कार्बन को कार्बन लिखेंगे, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन लिखेंगे। और कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन 2 होना चाहिए। उसी तरह से है केमिकल फार्मूला। जब हम लोग वर्ड में लिख रहे हैं तो हम लोग क्या देखें कि यहाँ पे क्या हो जा रहा है, लेंदी हो जा रहा है, ज़्यादा स्पेस और टाइम टेकन है, तो इसलिए हम लोग उसको क्या करेंगे, केमिकल फार्मूला में लिख देंगे। अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन केमिकल फार्मूला फॉर्म, जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे C+2O2 से भी काम चल जाएगा, C+O2 से CO2, ठीक है। और ये एरो है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। और एरो के पहले जो चीज़ है इसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट, और बाद में जो ये बना है इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट, ठीक है। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको 2-3 रहता ही है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। आप इसको ध्यान से समझिएगा और एक सेपरेट वीडियो बना करके मैं आपको डिटेल से कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और बैलेंस करके भी दिखाऊंगा। तो इसमें मैं पूरा बस आपको चैप्टर डिस्क्राइब कर देता हूँ जो कि NCERT से एक्सट्रैक्ट है, आप मैच करके देख सकते हैं। और बाकी जो इसमें बैलेंस करने का है वो मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बना करके आपको दे दूंगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, एवरी केमिकल रिएक्शन फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। दैट इज टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। जो प्रोडक्ट बना है रिएक्शन के बाद वो रिएक्टेंट के ही बराबर होगा। ऑन दिस बेसिक, यहाँ पे S होगा, ऑन दिस बेसिस वी कैन से दैट द नंबर ऑफ एटम बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू द आफ्टर द रिएक्शन, ठीक है। और इसी बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एटम है बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे है डिटेल में, यहाँ पे अब कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे उसको मैंने बताने का कोशिश किया है। एक रिएक्शन हम लोग ने ऐसे ही ले लिया है Fe+H2O, जिसके बाद बन गया फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसको अगर बैलेंस करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहला स्टेप कहता है डू नॉट चेंज एनीथिंग इन स्केलेटल फार्मूला, ठीक है। स्केलेटल फार्मूला कहने का मतलब है कि जो हम लोग को शुरुआत में मिला है रिएक्शन में, ठीक है, वो आपका स्केलेटल फार्मूला कहलाया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे FeH2O ऊपर से आया है, Fe के लिए Fe, H2O के लिए H2O, Fe3O4 के लिए Fe3O4 और H2 के लिए H2। ये है स्केलेटल फार्मूला। इसके अंदर में हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे, जो भी चेंज करेंगे हम लोग बाहर में करेंगे, ठीक है। नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स। उसका सेकेंड स्टेप में कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन रिएक्शन। अब कैलकुलेट करेंगे हम लोग रिएक्शन में कितना एटम इन्वॉल्व हुआ है। यहाँ पे 1 एटम है, यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ पे 3 एटम है, ठीक है। तो 3 और 1 4 एटम हो गया। इधर आपका देख सकते हैं 3 + 4 7, 7 + 2 9। तो देख करके साफ साफ पता चला कि ये भी बैलेंस नहीं है। थर्ड स्टेप में हम लोग देखेंगे ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट बैलेंसिंग कंपाउंड दैट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो फिर से हम लोग ऊपर चलते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसके पास है, ऑक्सीजन के पास है। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास एटम 4 है, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हाइड्रोजन के पास 2 एटम है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा आपका 4 × 2 8, और ऑक्सीजन हो जाएगा 4 × 1, ये हो जाएगा आपका 4। तो इधर भी 4 और इधर भी 4, ये बैलेंस हो गया।
ठीक है। उसके बाद फिफ्थ स्टेप क्या कह रहा है, चेक दैट रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, ठीक है। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को हम लोग कंपेयर करेंगे, देखेंगे दोनों तरफ बराबर है कि नहीं। तो जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया वहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो गया हम लोग का 8, यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, ठीक है। तो इसको भी जब हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 जा 8 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और ये ऑक्सीजन भी यहाँ पे बैलेंस हो गया 4 4। तो इसी तरह से कंपेयर करके हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक कर लेंगे कि बैलेंस है कि नहीं। फिफ्थ और लास्ट स्टेप हम लोग का है इंडिकेशन ऑफ फिजिकल कंडीशन ऑफ द एटम मॉलिक्यूल और कंपाउंड एज सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस, ठीक है। इस तरह से हम लोग इंडिकेट करके पूरा बैलेंस कर लेंगे। तो आप यहाँ पे अब देख पा रहे हैं बैलेंस मैंने कर दिया है। यहाँ पे H2O में हम लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई किया है जैसा कि ऊपर हम लोगों ने देखा था, और यहाँ पे हाइड्रोजन पे भी 2 मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब बचा है Fe, तो Fe में यहाँ पे जैसे ही 3 मल्टीप्लाई किए तो पूरा का पूरा रिएक्टेंट का एटम और प्रोडक्ट का एटम बैलेंस हो गया। जैसे देखिए आयरन यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी आयरन 3 है। उसके बाद ऑक्सीजन हम लोग का यहाँ पे 4 है, 4 जब मल्टीप्लाई हुआ तो ऑक्सीजन 4 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। हाइड्रोजन आपका 8 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है। तो इस तरह से हम लोग का पूरा रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब हम लोग का है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हैं जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसमें सबसे पहला रिएक्शन आपको दिख पा रहा होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले मैंने इसे डिफाइन किया है और फिर इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने आगे डिस्क्राइब किया है। दिस इज द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस एदर एलिमेंट और कंपाउंड दैट इज रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। तो वैसा रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड एक दूसरे से रिएक्ट करके कंबाइन करके एक सिंगल एलिमेंट बनाते हैं या सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कार्बन जो कि सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन जो गैसेस स्टेट में है, कंबाइन करके क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसेस स्टेट में पाया जाएगा। उसका कैल्शियम ऑक्साइड है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके बना देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग स्लेक्ट लाइम कहते हैं, और एक्वस सॉल्यूशन है ये और हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। एडिशनल में मैंने यहाँ पे डाल दिया है, एडिशनल जहाँ पे भी नोट्स में रहे वो उसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। व्हेन क्विक लाइम मिक्सड विथ वाटर देन स्लेक्ट लाइम इज फॉर्म्ड एंड हीट इज प्रोड्यूस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्विक लाइम को हम लोग बोल रहे हैं CaO कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसको हम लोग वाटर के साथ मिलाते हैं तो ये क्या बनाता है, स्लेक्ट लाइम बनाता है जो कि CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है, और इसके बाद हीट भी प्रोड्यूस करता है। तो व्हाट हैपन में आपका ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट हैपन व्हेन क्विक लाइम इज मिक्स विथ वाटर, या व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड इज मिक्स विथ वाटर, ठीक है। दिस स्लेक्ट लाइम इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग द वॉल, ठीक है। घर में पहले जब अभी पुट्टी तो होने लगा है लगभग सभी घर में, लेकिन पहले जब पुट्टी नहीं होता था तो बहुत सारे घर में लोग चूना से पोंछते थे, ठीक है। तो चूना को जब आप पानी में डाल रहे हैं तो जो चूना आपका सूखा है वो है कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, पानी में वो घुल गया तो हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसको हम लोग दीवार पे कोटिंग कर देते थे जो कि वाइट वॉशिंग जिसको हम लोग कहते हैं ना। एट वॉल CaOH का होल ट्वाइस रिएक्ट विथ एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड आफ्टर दिस रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं इज फॉर्म्ड एंड इट गिव्स साइन टू द वॉल, ठीक है। और जैसे ही हम लोग क्विक लाइम को स्लेक्ट लाइम बना लेते हैं, उसके बाद जब दीवार पे पोतते हैं उसको या पेंट करवाते हैं, तो उसके बाद जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है उसके साथ वो रिएक्ट करके उसको कैल्शियम कार्बोनेट में बदल देता है, और यही कैल्शियम कार्बोनेट से मार्बल भी बनता है। आप ध्यान रखिएगा, मार्बल भी बनाने में कैल्शियम कार्बोनेट का इंपॉर्टेंट रोल है। द केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल इज CaCO3, देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है, CaCO3 आपका मार्बल का भी फार्मूला है। दूसरा मैंने रिएक्शन डाला है 2H2 + O2 से 2H2O, ठीक है। हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल से कंबाइन करके वाटर का 2 मॉलिक्यूल बना रहा है। दिस इज द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। इसको हम लोग इस तरह से भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा हम लोग का रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कॉल्ड रिएक्टेंट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म कॉल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड होता है वो टूट जाता है सिंपलर प्रोडक्ट में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट कह सकते हैं, या फिर सिंपलर प्रोडक्ट कह सकते हैं, या सिंपलर कंपाउंड कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने दिया है। फेरस सल्फेट 2FeSO4, जब इसको हीट किए, गर्म किए, तो ये टूट गया है फेरिक ऑक्साइड में, और सल्फर का डाइऑक्साइड भी बना और सल्फर का ट्राइऑक्साइड भी बना। उसके बाद क्विक लाइम CaCO3, इसको जब हीट किए तो ये टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक
ठीक है। उसके बाद लीड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, ये आपका टूटा है हीट देने के बाद 2 PbO लीड ऑक्साइड में, 4 Na2 नाइट्रिक ऑक्साइड में, नाइट्रस ऑक्साइड में, और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ किया। उसके बाद AgCl सिल्वर क्लोराइड को जो हम लोग सनलाइट में रखे तो ये Ag2Ag दिया, सिल्वर दिया और क्लोरीन गैस अलग हो गया। उसके बाद सिल्वर ब्रोमाइड को जो हम लोग सनलाइट में रखे तो सिल्वर दिया और ब्रोमीन दिया। अब एक एक करके हम लोग सबको समझेंगे क्या हो रहा है ऊपर के रिएक्शन में। सबसे पहला आपका है व्हेन फेरस सल्फेट क्रिस्टल ऑफ लाइट ग्रीन कलर, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फेरस जो सल्फेट है वो किस कलर का होता है तो लाइट ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिकल कंपाउंड का आपका कलर पूछ दिया जाता है और जब इसको हीट कर रहे हैं तो इसका कलर चेंज कर जाता है ब्राउन। ये पूछता है कि किस तरह से कलर चेंज करता है, आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, मैच द फॉलोइंग में भी पूछ सकता है, और नहीं तो व्हाट हैपन में भी पूछ सकता है। तो फेरस सल्फेट आपका सबसे पहला वाला हो गया एग्जाम्पल। ये आपका ग्रीन कलर का है फेरस सल्फेट, और ये बाद में बदल रहा है किस कलर में, ब्राउन कलर में बदल रहा है। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल में है व्हेन लीड नाइट्रेट पाउडर ऑफ वाइट कलर, ठीक है, लीड नाइट्रेट PbNO3 इज हीटेड इट्स कलर चेंज इनटू ब्राउन। ये वाइट कलर का पाउडर है, सेकेंड आप एग्जाम्पल देख रहे होंगे लीड नाइट्रेट का। ये वाइट कलर का पाउडर है, इसको जब हीट करते हैं तो ये भी ब्राउन बदल जाता है। उसके बाद है एक्टिविटी 1.7 इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। टेक वाटर इनटू नॉन कंडक्टर कंटेनर, वैसे कंटेनर या बर्तन में ले ले जो कि नॉन कंडक्टर है, एंड इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड, ठीक है, 2 कार्बन इलेक्ट्रोड डालेंगे, एड फ्यू ड्रॉप ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, एंड प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी विथ 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट के बैटरी से उसमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे। कवर दिस इलेक्ट्रोड विथ वाटर फिल्ड टेस्ट ट्यूब, और इसको वाटर फिल्ड टेस्ट ट्यूब से कवर कर देंगे। व्हेन करंट इज पासेस थ्रू द इट H2O इज ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। एट द कैथोड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड एंड एट एनोड ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड। द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड इज डबल इन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट इज H2O में H हम लोग का 2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। फ्रॉम हेयर वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज डबल व्हेन दे स्प्लिट डाउन, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है जो कि हम लोग लोअर क्लासेस में 9th में या 8th में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या प्रोसेस होता है, इसमें करंट के मदद से वाटर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम लोग तोड़ के अलग करते हैं, और तोड़ करके अलग करने के बाद NCERT में एक क्वेश्चन है कि वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो जो गैस रिलीज होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसमें किस गैस का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल बना है और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल से मिलकर के वाटर बना है, तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का था सिल्वर क्लोराइड इज़ अ वाइट कलर पाउडर व्हेन लेफ्ट टू द सनलाइट फॉर सम टाइम इट्स कलर चेंज इनटू ग्रे। सिल्वर क्लोराइड आपका ऊपर में है, चौथा एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड, ये क्या है, वाइट कलर का पाउडर है, जब इसको हम लोग सनलाइट में छोड़ेंगे तो ये ग्रे हो जाएगा। उसके बाद लास्ट हम लोग का बनता है सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर ब्रोमाइड इज स्प्लिट इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन, इट्स यूज्ड टू ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी करने के लिए किस केमिकल का यूज होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। CaO क्विकलाइम इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट, ठीक है, ये भी आपका ज़रूरी हो जाता है। सीमेंट बनाने के लिए किस केमिकल का यूज होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। दिस इज द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है। इन दिस रिएक्शन बोथ मेटल एंड नॉन मेटल टेक्स पार्ट। तो वैसा सभी रिएक्शन जो जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, मतलब उसको हटा करके दूसरे जगह पे भेज देता है और ख़ुद उसके जगह पे चला आता है। इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक डाला है, व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन ब्लू कलर्ड कॉपर। जितने भी एग्जाम्पल हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कोई भी एग्जाम्पल आप स्किप ना करें और सबको ध्यान से पहले वीडियो सुने, उसके बाद देखें, उसके बाद आप एक बार NCERT पढ़ लें, ठीक है। तो आपको सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ ये पूरा का पूरा NCERT बेस्ड है, और इसको पढ़ लेने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। सल्फेट सॉल्यूशन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम द सल्फेट एंड टर्न ब्राउन एंड कलर ऑफ इट्स सॉल्यूशन फेडेड्स, ठीक है। कह रहा है जब आयरन नेल को हम लोग डिप करते हैं ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, ठीक है,
कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्या है, ब्लू है। तो इसमें हम लोग आयरन के नेल को डालते हैं तो फ्रॉम द सल्फेट एंड टर्न ब्राउन एंड रेड कलर, ब्राउन एंड कलर ऑफ सॉल्यूशन फेडेड। ठीक है, तो जो ब्लू कलर है वो ब्राउन में चेंज कर जाएगा और इसका कलर भी फेड कर जाएगा। यहाँ पे एक रिएक्शन है, आयरन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है एक्वस, इसका कलर होगा हम लोग का ब्लू, और जब ये चेंज करेगा तो इसका हो जाएगा ब्राउन, ब्राउन में फेरस सल्फेट बन जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं ये जो कॉपर है इसको आयरन ने क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक है, और उसके जगह पे खुद चलाया है ना, SO4 के साथ रिएक्ट कर लिया। आप क्लियरली देख पा रहे हैं यहाँ पे FeSO4 हो गया फेरस सल्फेट। उसी तरह से लीड जो है कॉपर को डिस्प्लेस करके लीड क्लोराइड खुद बना लेगा और कॉपर को फ्री कर देगा, आज़ाद कर देगा। उसके बाद हम लोग का है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच वन कंपोनेंट ईच ऑफ बोथ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्सचेंज देयर पोजीशन टू फॉर्म द प्रोडक्ट। इन दिस रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयन, दैट इज पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन एनायन फ्रॉम टू डिफरेंट कंपाउंड टेक प्लेस। अब देखिए कैसा रिएक्शन, इसमें आयन का एक्सचेंज होता है, तो ये आयन का एक्सचेंज का भी रिएक्शन कह सकते हैं या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के जगह को इंटरचेंज कर लेता है ना। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, व्हेन सोडियम सल्फेट solution is mixed with barium chloride solution, then after the reaction the substance barium sulfate is formed which is insoluble in water। ठीक है, व्हाट हैपन में ये सब क्वेश्चन पूछता है तो आपको ध्यान रखना है इसका। इसके बाद देखिए आप पे यहाँ पे आपका है सोडियम सल्फेट एक्वस है, ये जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया तो बेरियम सल्फेट बना लिया और NaCl सोडियम क्लोराइड बना लिया, है ना। उसके बाद है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दिस इज द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, प्रेसिपिटेट मतलब कि रिएक्शन होने के बाद कुछ आपको प्राप्त हो, है ना, सेम एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यहाँ पे आपको मिल रहा है प्रेसिपिटेट, उसी तरह से। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा मैंने इंक्लूड किया है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसे रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, दिस इज द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड एंड ड्यू टू दिस रीजन टेम्परेचर इंक्रीजेस। ठीक है, वैसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो या हीट प्रोड्यूस हो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, एग्जांपल इसका है CH4 2O2 CO2 + H2O + एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे मीथेन को जब हम लोग क्या किए हैं, जलाए हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, वाटर मॉलिक्यूल बना है और एनर्जी रिलीज हुआ है। दूसरा हम लोग का है रेस्पिरेशन, C6H12O6। हम लोग को पता है रेस्पिरेशन में हम लोग ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जिसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर मॉलिक्यूल बनता है और एनर्जी रिलीज होता है। डिकम्पोजिशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ये सब एग्जांपल है। उसके बाद हम लोग का है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एनर्जी इज गिवन एंड और एब्जॉर्ब एंड आफ्टर द रिएक्शन टेम्परेचर फॉल्स डाउन। ठीक है, वैसे सभी रिएक्शन जिसको करने के लिए या जिसको होने के लिए हम लोग को बाहर से एनर्जी देना पड़ जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और जब इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो टेम्परेचर आसपास का क्या होगा, फॉल करेगा। तो एनर्जी इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी देंगे तो एनर्जी किस फॉर्म में देंगे। तो एनर्जी का 3 फॉर्म यहाँ पर मेंशन करा हुआ है, हीट में दे सकते हैं, लाइट में दे सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी में दे सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए एग्जांपल देखने को मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट किए तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। सिल्वर क्लोराइड को जब हम लोग सनलाइट में रखे तो सिल्वर और क्लोरीन ऊपर का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद हम लोग का है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन जहाँ पे भी होता है साथ साथ होता है, इसलिए इसको हम लोग कंबाइनली क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन के लिए एक फार्मूला है RaIL, मतलब कहने का है कि अगर कहीं पे भी हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, ठीक है, तो या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। अगर कहीं पे भी ऑक्सीजन के साथ कोई कंबाइन कर रहा है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहा है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। अगर कहीं पे इंक्रीज़ कर रहा है ऑक्सीडेशन नंबर तो वहाँ पे या आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल आपको दिख पा रहा होगा, मैग्नीशियम क्या है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया अकॉर्डिंग टू A रूल। उसके बाद है रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम लोग समझेंगे गार्ड के फॉर्मूला से, G4 गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, रिसीव कर रहा है तो वहाँ पे रिडक्शन होगा। अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है तब रिडक्शन होगा। अगर कोई रिमूव कर रहा है ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव कर रहा है तो वहाँ पे रिडक्शन होगा।
डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर, अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ कर गया तब भी वहाँ पे क्या आपका होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा। ठीक है, इन एनी केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस टुगेदर एंड कलेक्टिवली नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। अगर आपको डेफिनेशन पूछ दिया जाए रिडॉक्स रिएक्शन के लिए तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है और एग्जांपल जरूर डालिएगा। देखिए, केमिस्ट्री आपका एग्जांपल से कंप्लीट होता है, फिजिक्स आपका फार्मूला से कंप्लीट होता है और बायो आपका फिगर से कंप्लीट होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप केमिस्ट्री में कोई भी आंसर लिख रहे हैं ना, तो कोई ना कोई रिएक्शन वहाँ पे ज़रूर मेंशन करते जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक, है ना। तो इससे आपका आंसर राइटिंग इफेक्टिव होगा और काफ़ी अट्रैक्टिव बनेगा और हाई मार्क्स आपको दे करके जाएगा। तो लास्ट में हम लोग का बचता है शायद कोरोजन और रेंसिडिटी, इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे और इसी के साथ हमारा वीडियो फिनिश हो जाएगा। कोरोजन को हम लोग समझ सकते हैं, दिस इज द फिनोमेनन इन विच लॉट्स ऑफ मेटल रिएक्ट विथ एटमॉस्फेरिक एयर एंड मेक्स ऑक्साइड ऑफ मेटल्स। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटल का ऑक्साइड बनाता है। दिस मेटेलिक ऑक्साइड लेयर हैव निगेटिव इम्पैक्ट ऑन मेटल। निगेटिव इम्पैक्ट कहने का मतलब है कि उसको डैमेज करता है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन और ब्लैकिंग ऑफ सिल्वर। उसके बाद है रेंसिडिटी, दिस इज द फिनोमेनन इन विच फूड दैट कंटेन फैट एंड ऑयल गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हेन लेफ्ट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन एंड इट गेट वेस्टेड। ये आपका VVI बहुत ज़्यादा हो जाएगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप ऊपर जो रस्टिंग है उसको बता देंगे, क्योंकि बहुत बार आपने पढ़ा होगा आप लोगों ने। और रेंसिडिटी एक यूनिक टर्म है, बहुत बच्चे जो शुरुआत से नहीं पढ़े हैं अच्छे तरीके से उनको ये पहली बार मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर ले, क्योंकि इससे क्वेश्चन 2-3 नंबर में पूछा जा सकता है शॉर्ट में। तो वैसा घटना या प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, फूड, वैसे फूड जो कि कंटेंट करते हैं फैट और ऑयल, उनको बहुत समय के लिए अगर छोड़ दिया जाए तो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। दिस फूड हैव ऑल्सो हार्मफुल इफेक्ट व्हेन ईटेड। और जब आप इसको खाइएगा तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है या बहुत सारे बीमारी भी हो सकता है। मुझे पता है कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो आप स्पीड को बढ़ा करके देख सकते हैं, लेकिन एक ही वीडियो मैंने कंप्लीट करने का इसलिए कोशिश किया ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। मुझे उम्मीद है कि हमारा यह प्रयास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में ज़रूर शेयर करिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच।